फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं बीओपी की। बीओपी का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है पहले, यानी कि जिस आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब समझे, यानी कि केस कौन साबित करेगा। जैसे ऐसे समझिए कि ये कोर्ट है, कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन आया, यानी कि विक्टिम मान लो इसे, अगर लेम लैंग्वेज में बात करें, ठीक है। या क्रिमिनल केस में तो प्रोसिक्यूशन हो गया, सिविल केस हो गया तो आपका प्लेंटिफ हो गया, ठीक है। यानी कि जो केस लेकर आया उसको कहा गया यहाँ पर, ठीक है। जो केस लाया, चाहे इधर क्रिमिनल केस लाया, सिविल केस लाया। और दूसरी तरफ होता है आपका डिफेंडेंट, या जिसे आप अक्यूज भी कह लो, ठीक है। डिफेंडेंट सिविल केसेस में, अक्यूज आपका क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। अब मान लो क्या होता है कि केस कौन प्रूफ करेगा, बीओपी किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है केस प्रूफ करने की, ऑब्वियस ऑलवेज हमेशा प्रोसिक्यूशन और प्लेंटिफ पे होगा। यानी कि जो केस लाया है, जो चाहता है उसके फेवर में जजमेंट जाए या ऑर्डर जाए, वही केस प्रूफ करेगा इसके ऊपर, इसे इनोसेंट माना जाएगा। अब ये तो हो गई बात बीओपी की। एक होता है आपका ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ठीक है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ ये बात करता है आपका 102 में, 102 में बात करता है। बीओपी की बात 101 में है और ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात 102 में है। बीओपी कभी भी शिफ्ट नहीं होता, नेवर शिफ्ट, मतलब यानी कि जो केस लेकर आए वही हमेशा प्रूफ करेगा, ठीक है। अगर वो चाहता है कि जजमेंट या ऑर्डर या कोई भी चीज उसके फैसले में जाए तो वही केस प्रूफ करेगा। पर ऑनर्स आपका शिफ्ट होता रहता है, जिगजैग की फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। अगर ये एक बात इसने प्रूफ कर दी तो अब इसके ऊपर कोई बात आ रही है तो ये प्रूफ करेगा, फिर ये प्रूफ करेगा, फिर ये प्रूफ करेगा, फिर यहाँ प्लेंटिफ प्रूफ करा, फिर डिफेंडेंट प्रूफ करेगा, फिर प्लेंटिफ प्रूफ करेगा, फिर डिफेंडेंट प्रूफ करेगा, फिर प्लेंटिफ प्रूफ करेगा, फिर डिफेंडेंट प्रूफ करेगा, फिर प्लेंटिफ प्रूफ करेगा। तो आप ऐसे होता है। तो बीओपी नेवर शिफ्ट, पर ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट होता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड चलते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है, whoever desire any court to give judgment, जो चाहता है, whoever का मतलब यानी कि जो भी चाहता है, जो चाहता है, desire है any court to give judgment कि उसके फेवर में जजमेंट आए, और any legal right के ऊपर, और liability, ठीक है, डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स। और कहता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्टेंस है। मान लो अगर मैं हूं, मैंने किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल या सिविल केस करा है और मैं चाहता हूं कि मेरे फेवर में जजमेंट आए और ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये फैक्ट है। व्हेन ही असर्ट्स, जब वो कह रहा है मस्ट प्रूफ दोज फैक्ट्स, तो उसे वो फैक्ट्स प्रूफ करने पड़ेंगे। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, वो उसे ये बताना पड़ेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी रेलिवेंसी है, ये है बात, तो ही बात। मैं मान लो जो है, मैं कहता हूं कि कोर्ट के सामने कि मैं विक्टिम हूं, कि मुझे इसने ग्रीवियस हर्ट करा है, 325 का केस करा है डिफेंडेंट ने, ओ सॉरी एक्यूज ने, ठीक है। एक्यूज का नाम एक्स है। अब 325 में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसे प्रूफ करने हैं, मुझे प्रूफ करने हैं कि इसने पहले मेरे को रोका, फिर इसने मेरे को मारा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे 2 दांत चले गए, आपका ये फ्रैक्चर हुआ। अगर लगे, अगर डेंजरस वेपन में मारा तो 326 लगेगा, तो 326 लेते हैं। डंडा था उस वक्त, यहाँ था ये वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठेगा, सारा कुछ होगा, केस ऑफ होगा। तो यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है, प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना है, जो केस लेकर आया उसे प्रूफ करना है इसके ऊपर गिल्ट। क्या भी हमेशा ऐसी होता है? नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूँ, एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ भी चलता है। देखिए रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, जैसे बीओपी में तो अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो हमेशा ये जनरल रूल ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा एक्यूज पे गिल्ट, ठीक है। एक्यूज का गिल्ट कौन प्रूफ करेगा, आपका प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा। बट अगर हम आपका रिवर्स बीओपी कहा जाए, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है रिवर्स हो गया। रिवर्स बीओपी पे मतलब यानी कि अक्यूज को अपनी बेगुनाही का सबूत देना है, आपका प्रोसिक्यूशन को बेगुनाही का प्रूफ नहीं करना। जैसे कि चेक बाउंस केसेस, चेक बाउंस के केस में जो प्रिजम्पशन होती है 118 की, वो ये मानी जाती है कि हमेशा आपका प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट के फेवर में होती है, ठीक है। कंप्लेनेंट के हमेशा फेवर में होती है। बकायदा अक्यूज को प्रूफ करना होता है कि ये चीज जो बात हुई है ये अपने बेगुनाही का सबूत अक्यूज को लाना होता है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करी जाए तो अक्यूज जो पर होता है उसे प्रूफ करना होता है कि आपका अपनी बेगुनाही अक्यूज को लेकर आनी होती है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर रहा है, ठीक है, अक्यूज का गिल्ट। पर जहां रिवर्स बीओपी होता है वहां अक्यूज को प्रूफ करना होता है अपनी बेगुनाही, ठीक है। अब जैसे कि पॉस्को एक्ट की बात करें, पॉस्को में भी ऐसी है। पॉस्को में भी क्या है कि आपका अक्यूज को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये रिवर्स है, रिवर्स का मतलब रिवर्स बीओपी है, हर एक्ट में अलग अलग दे रखी होगी, ठीक है। ये आपका जैसे जनरल रूल तो बीओपी कहता है, पर मान लो अगर कोई बात एविडेंस एक्ट में लिखी है, या पॉस्को में लिखी है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लिखी है, या किसी भी अनदर एक्ट में लिखी है,
ठीक है, और बीओपी से रिलेटेड बात है, तो एविडेंस का बीओपी 101 माना जाएगा या उन सेक्शंस का, उन एक्ट के सेक्शंस का बीओपी माना जाएगा? आंसर इज, कलर चेंज करके थोड़ा सा, अच्छा, आंसर इज इसका माना जाएगा। कोई स्पेशल एक्ट में या लोकल एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ आपका अक्यूज की तरफ शिफ्ट कर रखा है कि अक्यूज प्रूफ करे अपनी बेगुनाही, तो इसकी मान जाएगी, एविडेंस एक्ट की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एविडेंस एक्ट जनरल रूल की बात करता है। ठीक है, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम आपका कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा, अगर हम एविडेंस एक्ट की तरफ बात करें तो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है, इनिशियली आपका प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अब देखिए, क्रिमिनल केसेस को प्रूफ करने के लिए आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब यानी क्रिमिनल केस में चैन चलती है 1 2 3 4 5, ठीक है 6, तो ये चैन आपकी चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, कहीं पर भी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, पर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में ऐसा नहीं होता। कोई भी एविडेंस आपको मान लो जो प्रोसिक्यूशन है या प्लेंटिफ है वो 1 2 3 4 प्रूफ ले आया, जिसमें से वो 2 प्रूफ कर पाया, 3 प्रूफ कर पाया, चौथा प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, बाय 1 2 3 प्रूफ कर पाया। ठीक है, तो इसके फेवर में केस चला जाएगा, प्लेंटिफ के फेवर में। पर बीओपी में ऐसा नहीं होता, बीओपी सॉरी बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट में ऐसा नहीं होता। इसमें मान लो कोई 1 2 3 4 5 6 प्रूफ लेकर आया, ये 5वां प्रूफ नहीं कर पाया, छठा कर पाया। ठीक है, चेन ब्रेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के फेवर में केस नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे समझिए, मान लो अगर आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात करें, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात करें, ठीक है, रीजनेबल डाउट का मतलब यानी कि डाउट क्लियर होना करना चाहिए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन आपका एक्यूज के ऊपर जो चैन लगाता है, एविडेंस लेकर आता है कि देखो ये यहाँ पर था लास्टिन थ्योरी का, डेस्गस्टे का, ठीक है, आपका मोटिव का, आपका 8 में आता है मोटिव, 7th में आपका और भी चीज क्लियर है, कॉज इफेक्ट लेकर आ रहा है, ये सारी बात है। तो ये चेन लेकर आ रहा है 1 2 3 4 5 चेन लेकर आ रहा है। ठीक है, अब ये चेन क्या है, कहीं पर ब्रेक हो गई, ये वाले पॉइंट प्रूफ नहीं हो पाया, 4th प्रूफ नहीं हो पाया, तो अक्यूज को क्या मिल जाएगा, बर्डन ऑफ सॉरी, अक्यूज को किसका क्या फायदा मिल जाएगा आपका, अरे एकदम से दिमाग से निकल गया, अक्यूज को इसका फायदा मिल जाएगा, आपका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम लगाए थे वो सही से साबित नहीं कर पाया अगर एक भी चेन टूट गई। बट आपका रीजनेबल डाउट में ऐसा नहीं होता, रीजनेबल डाउट में आपका ऐसा नहीं होता। रीजनेबल डाउट आपका सिविल केसेस में देखा, सॉरी, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होती है, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो आपका सिविल केसेस में ही होती है सिर्फ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जो प्लेंटिफ है, ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में 3 प्रूफ लेकर आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्रूफ लेकर आया, जिसमें से 3 वो प्रूफ कर पाया, 2 उसके डिसप्रूव हो गए, तो क्या यहाँ पर इसे आपका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा? नहीं, आंसर इज नो, इसे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोंडेंस है, यानी कि अगर आपके 100 एविडेंस 100% में से आपने 51% भी फेवर में दे दिया तो इसके फेवर में चला जाएगा। ठीक है, मान लो एक ये विल भी लेकर आया, ये भी विल लेकर आया, ये विल रजिस्टर्ड लेकर आया, ये विल आपके ऐसे सिंपल लेकर आया, तो इसकी मानी जाएगी ज्यादा, इसकी नहीं मानी जाएगी, डिपेंडेंट की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थी इसके अंदर। अब बात करते हैं 102 की, तो 102 हमने पहले बताया था कि ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है, तो ये शिफ्ट होता रहता है। 102 आपका ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है। ये कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट प्रोसीडिंग, सूट या प्रोसीडिंग चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल गिवन ऑन ईदर साइड, यानी कि मान लो अगर दोनों साइड में से किसी ने एविडेंस दिया तो वो हार जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए ने बी पे केस करा फॉर लैंड गिरे which B is in possession, यहाँ पर पोजेशन में कौन था, B पोजेशन में था, and which A asserted was left A by the will of C, A ने C की will दिखाई, B's father, if no evidence were given on either side B would be entitled to retain in possession। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे समझिए, A ने B के ऊपर केस करा, कहा कि C की जो will थी वो मेरे फेवर में थी, ठीक है, अब B जो है वो पोजेशन में है। अब मान लो ये कोई ना ए कोई सबूत लेकर आया ना बी कोई सबूत लेकर आया, ठीक है, एक जो कह रहा था विल मेरे नाम है वो विल का सबूत लेकर ही नहीं आया, बस नाम पे था। अब ये फेवर में किसके जाएगा, ए के जाएगा बी के जाएगा, किस फेवर किस पे जाएगा, बी के फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने एविडेंस लेकर नहीं आए, पर पोजेशन में दी बेस्ट वाली बात आ गई, तो पोजेशन में कौन है आपका, बी है। तो यही आपको शायद पता हो कि जो ओनरशिप होती है वो पोजेशन की होती है, मतलब उसमें प्रेज्यूम यही करा जाता है कि अगर जिसके पास पोजेशन है उसके पास ओनरशिप भी होगी, अनलेस अंटिल वो प्रूफ ना करते सामने वाली पार्टी की नहीं इसके पास ऐसे पोजेशन था पर इसका मालिकाना हक नहीं था। ठीक है, अब 103 की बात करें तो 103 सिंपली बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर फैक्ट पता है तो वही सबूत लेकर आएगा। ए ने बी पे केस करा फॉर थेफ्ट,
बी एडमिट, अब ये ए कह रहा है कि बी ने सी के आगे एडमिट करा है कि उसने थेफ्ट करी थी, तो अब ये बी एडमिट दैट द थेफ्ट टू सी, इस वाली बात का सबूत कौन लेकर आएगा? इस बात का सबूत लेकर आएगा ए, जो ये पर्टिकुलर बात जानता है उसका पर्टिकुलर वो ही लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं कि दिशांक ने कहा कि एक्स ने चोरी करी है, और ये चोरी वाली बात इसने कन्फेस करी है आपका, और इसने ये कन्फेस करी है बी के आगे। तो अब ये जो इन दोनों के बीच में जो कन्फेशन वाली बात हुई है, इसका सबूत कौन देगा? ठीक है, इसका सबूत मैं ही दूंगा, क्योंकि ये वाली जो पर्टिकुलर बात है, ये जो वाली पर्टिकुलर बात है, इसका प्रूफ कौन देगा? ये वाली कि इन दोनों, इसने कहा कि हाँ मैंने चोरी करी है दिशांक के घर पे, ठीक है, इसने बी के आगे कबूली है बात, तो इसका सबूत कौन देगा? कन्फेशन जो हुआ इसका सबूत कौन देगा? मैं दूंगा, ठीक है, चाहे ओरल एविडेंस के थ्रू दूं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू दूं। ठीक है, तो 103 आपका बस इतनी सी बात कर रहा है। अब बात करें 104 की, तो 104 कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफिंग फैक्ट, एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए दूसरा फैक्ट पूरा होना जरूरी है। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन को समझो, डाइंग डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या है? डेथ होना जरूरी है, तभी तो आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करोगे। अब डाइंग डिक्लेरेशन मान लो फैक्ट 2 है और डेथ जो है वो फैक्ट 1 है। अब जज क्या है, क्या कह सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूफ करने के लिए, फैक्ट 2 को प्रूफ करने के लिए फैक्ट 1 लेकर आओ, कि पहले डाइंग डिक्लेरेशन के लिए आपको प्रूफ करना है, तो पहले भैया डेथ तो प्रूफ कर दो कि बंदे की डेथ हुई है, एक्स नामक बंदे की। अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ कर रहे हो तो पहले ये बताओ कि डेथ हुई है नहीं हुई है, तो पहले डेथ लेकर आना पड़ेगा। वैसे ही आपका अगर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में देखे, कोई अगर सेकेंडरी एविडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है, सेक्शन 65 के तहत, ठीक है, तो आपका वो पहले ये बताएगा कि प्राइमरी एविडेंस खो गए, उसके प्राइमरी एविडेंस नहीं है, देन में सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस का ये रूल था कि पहले अगर प्राइमरी ही लाना है, अगर प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी ला सकते हैं। तो ये फैक्ट 2 हो गया, मैं कोर्ट के सामने प्राइमरी एविडेंस ले गया, फोटोकॉपीज ले गया कागज की, तो कोर्ट कहेगा कि चलो ये फैक्ट 2 है ना आपके पास, आप इसे प्रूफ करने के लिए पहले फैक्ट 1 लेकर आओ कि आपके जो ओरिजिनल कागज थे वो खो गए, तभी हम आपके बाद मानेंगे। तो फैक्ट 2 को प्रूफ करने के लिए फैक्ट 1 भी कोर्ट मंगवा सकती है। ठीक है, यानी कि एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कोर्ट दूसरा फैक्ट भी दूसरा फैक्ट 2 को प्रूफ करने के लिए फैक्ट 1 भी मंगवा सकती है। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है। अब 105 जो है वो बहुत आसान है, इसमें सिंपल सी बात कही है जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शंस मतलब जो आपका आईपीसी में हमने पढ़े थे, अगर कोई एक्यूज जो है, ठीक है, 105 कह रहा है आपका कोई अगर एक्यूज है, वो कह रहा है कि वो अनसाउंडनेस था, उसने वॉलंटरी शराब नहीं पी थी, उसे किसी ने जबरदस्ती शराब पिला दी, प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, या वो कोई आपका एज का ले रहा है, ठीक है, आपका कोई भी डिफेंस ले रहा है जो हमने सेक्शन 76 से लेके 101 105 103 या 4 में हमने पढ़े थे जनरल एक्सेप्शन आईपीसी के। ठीक है, तो उसका कोई भी डिफेंस ले रहा है तो हमेशा अक्यूज को प्रूव करना कि वो है। मान लो कल को मैं कोर्ट में कह रहा हूँ कि मैं पागल हूं, मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तो कौन लेकर आएगा सबूत? कोर्ट तो खुद मानेगी नहीं, अक्यूज सबूत लेकर आएगा कि वो पागल है। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि अगर कोई डेफिनेशन है, अगर मान लो कोर्ट में कह रहा हूं मैं कि मैंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में सामने वाली पार्टी को मार डाला, ग्रेव एंड सडन मतलब एक्साइटेड सेल्फ कंट्रोल खो के मैंने मार दिया, तो इस बात का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मारा नहीं मारा, इस बात का सबूत कौन देगा? बीओपी किसके ऊपर है? ये हमेशा अक्यूज के ऊपर रहेगा। भाई आप जो भी डिफेंस ले रहे हो उस डिफेंस का कौन लेगा? आपका अक्यूज के ऊपर होगा प्रूफ करने के लिए। तो जनरल एक्सेप्शन का कोई भी डिफेंस ले रहा होगा, प्राइवेट डिफेंस का ले या कोई भी डिफेंस ले, ठीक है, तो वो कौन प्रूफ करेगा? आपका हमेशा अक्यूज प्रूफ करेगा, बीओपी हमेशा अक्यूज के ऊपर होगा। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं पागल हूं, अनसाउंड हूं, तो मैं ही प्रूफ करूंगा। ठीक है, कोई कोर्ट अब मान के नहीं चलेगा। 105 में ये बात कही है। अब 106 को देखो, 106 कह रहा है आपका कि बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्ट स्पेशली विद द नॉलेज, जो उस बात को जानता है, जो उस बात से अवेयर है, ठीक है, वही बात को प्रूव करेगा। समझ, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिंपल सी बात है, जो बात वो जानता है, जो पर्सन कह रहा है कि ये काम हुआ है, ठीक है, वही प्रूफ करेगा। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि ये दुनिया गोल नहीं, ये दुनिया फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है, तो भैया मैं ही प्रूफ करूंगा कि ये दुनिया फ्लैट है। ठीक है, जो बात से अवेयर है, यानी कि जागरूक है, जो बात को जिसको पता है वही प्रूफ करेगा, दूसरा पर्सन प्रूफ नहीं करेगा। ठीक है, तो बस इसमें सिंपल सा ये बताया। ये बात करता है आपका रेपसिप्सा लिक्विडेटर की बात कर रहा है, जिसका एक भी एग्जांपल देख लो। अगर मान लो कोई ए है, वो विदाउट टिकट प्रूफ का वो कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वही, और बाद में वो कहता है कि नहीं जी मेरे पास तो टिकट है, तो मान लो ये मैं हूं, मैं बिना टिकट के आपका ट्रैवल कर रहा हूँ, टीसी आया मुझे पकड़ के ले गया, अब कौन प्रूफ करेगा कि मैं बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहा था? ओ सॉरी, अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी मेरे पास टिकट है, ये रखी यहाँ पर गई है, मेरे से गिर गई,
तो अब ये बात मुझे पता ना कि मेरे पास टिकट थी या नहीं थी, तो अगर ये बात मैं ही प्रूफ करूंगा, ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर ही रहेगा। मतलब जो बात जानता है, अवेयर कौन है इस बात से कि इसके पास टिकट थी या नहीं थी, यही अवेयर है ना, मैं ही अवेयर था कि टिकट जो है वो मेरे पास है या नहीं है, तो मैं ही प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब 107 कह रहा है आपका बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग डेथ, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति व्हेन अ क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि ये आदमी जिंदा है मर गया, एंड ही शो द अलाइव 30 इयर्स, यानी कि एक व्यक्ति को 30 साल तक जिंदा माना जाएगा, ठीक है, बट वो 30 साल तक के बीच में मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे कितने टाइम के लिए जिंदा माना जाएगा, 30 साल के लिए जिंदा माना, जिंदा उसे 30 साल के लिए माना जाएगा। पर एक बी वाला बंदा है, वो कह रहा है कि ये मर चुका है, ये मर चुका है, ठीक है, तो बी कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है ए वो मर चुका है, तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा, बी पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बी के ऊपर है कि ए नाम का व्यक्ति मर गया। 30 साल बाद तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि ये मर चुका है, 30 साल तक किसी बंदे को ना देखो तो वो तो मर गया, मरा पा गया। पर अगर कोई कह रहा है कि ये बंदा मर चुका है, तो यही प्रूफ करेगा, बी प्रूफ करेगा कि ये मर चुका है, ठीक है। तो 107 तो ये कह रहा है, 108 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति व्हेन बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हैज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 इयर्स, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक हियर्ड नहीं है, ठीक है, अगर क्वेश्चन उठता है कि मैन इज अलाइव और डेड एंड ही प्रूव दैट ही इज नॉट बीन हियर्ड फॉर 7 इयर्स, अगर वो 7 साल तक सुनने में नहीं आया, मतलब कोई दिखा नहीं है, कुछ नहीं है, ही वुड बी नेचुरली हैव हियर्ड ऑफ हिम इफ हैड बीन अलाइव, अ बर्डन ऑफ प्रूविंग इज अलाइव, और अगर वो कह रहा है कि वो जिंदा है तो वो प्रूव करेगा। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या था कि वहां तो अब ये 7 साल में कोई व्यक्ति नहीं सुनाई दिया, और वो मारा गया कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो 7 साल तक कोई व्यक्ति नहीं सुनाई दे रहा तो वो डेड प्रिज्यूम कर लिया जाता है। पर ये कह रहा है, ए बी नाम का व्यक्ति कह रहा है जो ए जो है वो जिंदा है। यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर क्या था कि वो मर चुका है, 30 साल वाले में क्वेश्चन क्या था कि वो मर चुका है, ठीक है। यहाँ पर वाले में क्या आ रहा है कि बी कह रहा है कि ए जिंदा है, ठीक है, अलाइव है, तो कौन प्रूफ करेगा, बी ही प्रूफ करेगा कि ये जिंदा है। ऊपर 30 साल वाले में डेड की प्रूफ करना था, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, ही इज डेड, 107 में हमें डेड प्रूफ करना था, और हमें 7 साल वाले में अलाइव प्रूफ करना है कि 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति सुनाई नहीं दे रहा तो मतलब दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो वो माना जाएगा कि वो मर चुका है, ठीक है। पर वो कह रहा है बंदा की जिंदा है, तो वो प्रूफ करेगा। 109 में कह रहा है आपका कि बर्डन ऑफ प्रूफिंग रिलेशनशिप बिटवीन इन पार्टनर एंड लैंडलॉर्ड, अगर किसी की पार्टनरशिप है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिश्ता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है, वो तब तक रिश्ता माना जाएगा, मान लो ये प्रिंसिपल एजेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट, और आपका ये प्रिंसिपल एजेंट हो गया, और एक कौन सा था, ये वाले दो रिश्ते मान लो, ये दोनों के रिश्ते तब तक माने जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है, टेनेंट कह रहा है कि मैं इसका लैंडलॉर्ड, टेनेंट कह रहा है मैं इसका टेनेंट नहीं हूं, तो कौन प्रूफ करेगा, बीओपी ये प्रूफ करेगा कि इसका नहीं हूं, ठीक है। तो जो कह रहा है कि मैं हम दोनों के बीच में ये रिश्ता नहीं है, तो वो व्यक्ति प्रूफ करेगा जो ये बात कह रहा है। अगर वो प्रूफ नहीं करता तो माना जाएगा कि ये रिश्ता है। जैसे मान लो कल को मैं कहता हूं कि मेरा ये टेनेंट है, कल को मैं कह रहा हूं कि ये मेरा टेनेंट नहीं है, ये मेरा टेनेंट नहीं है, तो कौन प्रूफ करेगा इस बात को कि ये मेरा टेनेंट नहीं है, मैं ही तो प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। तो यही बात है, तो ये बात सिंपल सा कह रहा है, व्हेन अ क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन पार्टनर्स, की क्वेश्चन उठता है कि ये बंदे पार्टनर है, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है या नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट डू नॉट स्टैंड, वो डू नॉट स्टैंड और हैव स्टीड ईच अदर इन दोस रिलेशनशिप रिस्पेक्टिव हुज पर्सन अफर्म इट, जो पर्सन कह रहा है कि इन दोनों के हमारे बीच में वो रिश्ता नहीं है, ठीक है। मान लो ये आपका टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, अब लैंडलॉर्ड कह रहा है कि ये मेरा टेनेंट नहीं है, तो बीओपी किस पे होता है प्रूफ करने का, लैंडलॉर्ड के ऊपर कि ये मेरा टेनेंट नहीं है। अब वो रेंट एग्रीमेंट दिखाएगा कि देखो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट था, आज 12वां महीना चढ़ चुका है, 11 महीने के लिए वैलिड था, अब 12वां महीना चढ़ चुका है, तो इसलिए ये नहीं है, तो वही चीज मानी जाएगी। अब 110 में आ रहा है, 110 कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग ओनरशिप, व्हेन अ क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन उठता है कि कौन ऑनर है ऑफ एनीथिंग व्हिच इज शोन इन पोजीशन, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट ही इज नॉट द पर्सन हु अफर्म ही इज नॉट ऑनर, यानी कि अगर कल को सवाल उठता है कि ऑनर कौन है, ठीक है, तो जिसके पास पोजीशन होता है वही ऑनर माना जाता है, पर अनलेस अनटिल अगर वो प्रूफ ना कर दे, ठीक है। अब मान लो ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है, अब मान लो एक ये कोर्ट के सामने मैं आया, ठीक है, मैंने कहा कि जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो मेरी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो यानी कि एक्स जो है पोजेशन में है, ठीक है, मैं सूट फॉर पोजेशन डाला कि मुझे पोजेशन दिलवाई जाए, ठीक है, मैं आपका प्लेंटिफ हूँ, ठीक है, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरे को पोजेशन दिलवाया जाए, पर पोजेशन तो एक्स के पास है, तो कोर्ट कहेगा कि पहले बताओ ये आप दोनों का रिश्ता क्या है, मैं कहूंगा जी टेनेंट है, ठीक है, ये मेरा टेनेंट था, एक्स मेरा टेनेंट था, ठीक है। तो टेनेंट वाली बात को प्रूफ करेंगे, ये मेरा टेनेंट था या नहीं था, कौन प्रूफ करेगा, मैं करूंगा। तब तक अगर मैंने अपनी ऑनरशिप प्रूफ कर दी कि ठीक है, ये देखो मेरे नाम विल है, मेरे पास सेल डीड है,
इस प्रॉपर्टी की, ये ABCD प्रॉपर्टी जो है इसकी मेरी पास इसकी सेल डिटेविल है कुछ है तो ठीक है। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो XC ऑनर मानेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पोजीशन है। तो वही बात करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।